हेलो एस्पिरेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज तारीख है 30 जुलाई और आज है संडे। इसलिए हम लोग डिस्कस करेंगे द हिंदू। इंडियन एक्सप्रेस में इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है संडे को। सो पहले मैं संडे स्किप कर दिया करता था, बट मुझे लगता है कि क्योंकि साइंस एंड टेक से काफ़ी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है संडे को द हिंदू में, तो हमें संडे को यूज़ करना चाहिए। एंड इसलिए हम लोग आज द हिंदू डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट पर तो है सहारा को लेके जो स्कैम हुआ था। तो इसमें हमें ये नहीं जानना है क्या है एग्जैक्टली exactly। बस ये है कि लोगों को उनके जिसने जो भी इन्वेस्ट किया था, चाहे लाखों रुपए भी यूज किए हो, तो अब भी उनको 10,000 रुपए दिए जाएंगे सभी को। ठीक है, करीब लाखों में इन्वेस्टर हैं, लाखों ही क्या करोड़ों होंगे। खैर, जरूरी है, न्यू मिनिस्ट्री फॉर कोऑपरेटिव फॉर्म हुई है 2021 में। ओके। एंड कोऑपरेटिव पे आपका पूरा एक चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, तो प्लीज उसको पढ़ लेना। ओके। वो ज़रूरी है आपके प्रीलिम्स के लिए भी एंड मेंस के लिए। मैं कोऑपरेटिव पे वेरी सून मेंस की सीरीज में इस पे हम 2 लेक्चर करेंगे, क्योंकि ये योजना में आया था जुलाई के मंथ में। तो जो भी योजना में जो टॉपिक आ जाता है वो हमारे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं इसको 1 या 2 दिन के अंदर कोऑपरेटिव पे एक पूरा मेंस का लेक्चर आएगा। ठीक है। बाकी यहाँ पर सहारा ग्रुप ने रेज किए थे 80,000 करोड़ फ्रॉम 2.76 करोड़ स्मॉल टाइम इन्वेस्टर्स अक्रॉस 26 स्टेट। ओके, इसके बाद कुछ स्कैम हुआ है, तो लोगों का इसमें पैसा डूब गया है। तो अभी सरकार ने कहा है कि हम मिनिमम रिफंड 10,000 पर इन्वेस्टर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो यहाँ पे जो इसके डीन है, डायरेक्टर, उन्होंने कुछ इरेगुलरिटी हुई है वहां पर रिक्रूटमेंट को लेके, तो उसकी वजह से इनको सस्पेंड किया गया है। मुझे सिर्फ ये बताना था कि हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में आता है बस। ठीक है। यहाँ पर इन्होंने अपने एक यूट्यूब इंटरव्यू में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्रिटिसाइज किया था ओवर मणिपुर वायलेंस। तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो अगेन इसको आप रिलेट कर सकते हो कि अगर डेमोक्रेसी में आप क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो इट्स नॉट गुड थिंग। ऑलराइट। डेमोक्रेसी में क्रिटिसाइज करना अलाउ होना चाहिए, बट विद इन योर वर्ड लिमिट्स। आई मीन नॉट अब्यूजिंग काइंड ऑफ, बट क्रिटिसिज्म एंड हेल्दी डिबेट्स हमेशा होनी चाहिए सोसाइटी में, इफ यू आर ए ट्रू डेमोक्रेसी। ये सब सिटी न्यूज़ है, इनको छोड़ते हैं, अभी आगे चलते हैं। अगेन नॉट इम्पोर्टेंट। अब देखिए, उड़ान स्कीम आई थी, जहाँ पे बात की गई थी कि करीब कुछ नए रूट बनाए जाएंगे और जितनी सीटिंग कैपेसिटी होगी एयरलाइन में, उसमें से 50% सीट इस स्कीम को सरेंडर करनी पड़ेगी एयरलाइंस को। और जिसका फिक्स रेट रखा जाएगा 2,000 रुपीज फॉर 1 आवर फ्लाइट। ओके। तो इस तरह से स्कीम आई थी, लेकिन बहुत बुरे हाल हैं इस स्कीम के, तो हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। Government's biggest claim to success in aviation since 2014 is that they have built 74 airports in 7 years. Okay, सेम नंबर ऑफ एयरपोर्ट जो कि 70 साल में बनाए गए पहले, 2014 से पहले। इनका कहना है कि 70 साल में सिर्फ 74 एयरपोर्ट्स बने थे, हमने 74 एयरपोर्ट सिर्फ 7 ईयर में बना दिए। तब इसकी रियलिटी देखते हैं कि ये सो कॉल्ड बनाए हुए 74 में से ओनली 11 ऑफ दीज एयरपोर्ट्स हैव एक्चुअली बीन बिल्ट फ्रॉम स्क्रैच। ऑलराइट। While 15 airports have fallen into disuse over this period due to collapse of almost half of the routes under Regional Connectivity Scheme। ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को ही उड़ान बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो फालतू के फैक्ट्स हैं वो तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आपको सिर्फ जानना है कि स्कीम ने परफॉर्म कैसा किया है तो आप पढ़ सकते हैं। बट जो काम की बात है बस वो मैं एक बार बता दूंगा। ओनली 11 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स हैव बिकम ऑपरेशनल सिंस मई 2014। आप 74 की बात कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ 11 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ऑपरेशनल है। ऑलराइट। इसके बाद यहाँ पर जो 74 न्यू एयरपोर्ट बने हैं उसमें कुछ 9 तो हेलीपोर्ट्स हैं एंड 2 वाटर ड्रोम्स हैं। अब ये जो 2 वाटर ड्रोम भी बने थे ना, वो तुरंत ही बंद कर दिए गए। ठीक है। उसके बाद उड़ान का एक उद्देश्य क्या था? The aim to taking flying or to the masses by improving air connectivity for tier 2 and tier 3 cities and subsidizing air travel on these routes। और ये रूट्स अवॉर्ड किए गए थे आफ्टर बिडिंग प्रोसेस एंड विनिंग एयरलाइन आर गिवन सर्टेन इंसेंटिव्स
along with viability gap funding or a subsidy equivalent to 50% of seating capacity ऑन देयर एयरक्राफ्ट। ओके, और रिटर्न में एयरलाइंस को अपनी 50% सीट्स जो थी वो सेल करनी होती थी एट ए फ्लैट रेट ऑफ 2500 रुपीज पर आवर ऑफ फ्लाइट। ओके, बट काफी सारे और फिर ये जो यहाँ पे जो लॉस होगा एयरलाइन को वो सब्सिडाइज कहाँ से किया जाएगा? वो सब्सिडाइज किया जाता था फ्रॉम नॉन आरसीएस रूट, क्योंकि वहां पर आपको एक आरसीएस लेवी लगाया गया था 15,000 पर डिपार्चर। तो यहां से नॉन आरसीएस रूट से पैसा एक लेवी के फॉर्म में कलेक्ट करके आरसीएस रूट पे डाइवर्ट करके वहां पे सब्सिडाइज किया गया था। ऑलराइट, तो इस नॉन आरसीएस लेवी से सरकार के पास आया कुछ 2,000 करोड़। ओके, देन यार इतनी काम की है नहीं, वो तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इसका परफॉर्मेंस कोई ज़्यादा अप टू द मार्क नहीं रहा है। गवर्नमेंट क्लेम बड़े बड़े करती है बट ग्राउंड लेवल पर उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी है नहीं। खैर वो आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं थी। उसके बाद यहाँ पे इंडिया ने कहा है कि अगर चाइना भी साथ में ज्वाइन करे तो हम श्रीलंका के डेट क्राइसिस को बेटर एफर्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि चाइना अकेला ही मोर देन 10% ऑफ डेट होल्ड करता है जो श्रीलंका पर है, और इस डेट का फायदा उठा के उसने हम्बनटोटा पोर्ट भी चाइना श्रीलंका से ले लिया है। ऑलराइट, कुछ 99 ईयर की लीज पे। यहाँ पर है कि जो नया बिल पास हुआ है अभी एक ही हाउस से हुआ है, दूसरे हाउस में जाएगा राज्यसभा में, जो अमेंडमेंट बिल होने वाला है फॉरेस्ट का। तो इसमें इन लोगों ने ऐसा एक प्रोविजन रख दिया है कि अगर स्टेट ने नोटिफाई नहीं किया उस पर्टिकुलर एरिया को एज अ फॉरेस्ट, ठीक है, तो उसको आप जब ले रहे हो उस लैंड को अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो उसमें ये सब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के नियम लागू नहीं होंगे। लेकिन अभी इस पे मत बात कीजिए, अभी बिल सिर्फ लोकसभा से पास हुआ है, राज्यसभा में होगा, काफी सारे अमेंडमेंट्स भी आएंगे। फाइनली जब ये एक्ट बन जाएगा तब हम इस पे बात करेंगे। ओके, इसको हम डिटेल में तब कर लेंगे। ये बॉल बाय बॉल कमेंट्री चलती रहेगी न्यूज़पेपर में। यू डोंट नीड टू टेक एंड रीड दिस। आपको सिर्फ यहाँ से जानना है, नियामगिरी हिल्स है उड़ीसा में, और यहाँ पे रहती है डोंगरिया खोन ट्राइब, और ये पीवीटीजी में आते हैं, वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ऑलराइट, और इस बिल पे हम बात करेंगे जब ये एक्ट बन जाएगा प्रॉपर, ठीक है। क्योंकि देखिए जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको ना पहले हाईलाइट नहीं कर पाया आज। जैसे नियामगिरी फॉरेस्ट है तो यहाँ पर ना करीब 95% जो लैंड है इट इज कैटेगराइज एज गवर्नमेंट लैंड। ओके, तो इसको ये लोग फिर अल्टीमेटली जब उस डेफिनेशन से बाहर कर देंगे तो इनको इसको टेक ओवर करना काफी इजी हो जाएगा। ये FCA 2023 seeks to reclassify forest to exclude forest land categories such as deemed and revenue, private and forest land and plantation. It means agencies will now be able to bypass forest diversion process. ओके, तो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे सिर्फ आपको ये ट्राइब बताना था क्योंकि ये कई बार मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, डोंगरिया कौन ट्राइब, झारखंड बोल देंगे, बट नहीं ऐसा नहीं। तो ये याद रखिएगा, एंड दे आर एक्चुअली पीवीटीजी ग्रुप। ऑलराइट, तो अभी वो काम का नहीं है, जब एक्ट बनेगा तब हम उस पर बात करेंगे। अब यहाँ पे आइए, इंडिया का जो नया सेंसस आया है 2022 का टाइगर सेंसस, और ये होता है हर 4 साल में। देखिए ये तो आपको पता ही होगा। उस दिन मैंने आपको पिछले एक इंडियन एक्सप्रेस डिस्कशन में एनटीसीए के बारे में बता दिया था, ठीक है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के बारे में बता चुका हूँ, किस एक्ट के अंडर में बनी है, कब बनी है, ठीक है। तो उसको मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ के अब हो गई है 3682। ओके, अब इसमें आपको कुछ चीजें याद रखनी होती है, जैसे कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश, फॉलोड बाय कर्नाटका, देन उत्तराखंड एंड महाराष्ट्र, ठीक है। ये पहली चीज याद रखनी है। फिर किस पार्क में सबसे ज्यादा है, तो कॉर्बेट में सबसे ज्यादा है, उसके बाद है बांदीपुर, उसका नागरहोल। ओके, दिस इज सेकंड थिंग। एंड थर्ड थिंग जो आपको याद रखनी है, रीजन वाइज, दैट इज सेंट्रल इंडिया, शिवालिक हिल्स एंड गैंगेटिक में इंक्रीज हुआ है, लेकिन वेस्टर्न घाट्स में डिक्लाइन देखने को मिला है। बस इतनी सी बातें याद रखनी है। लेकिन इससे रिलेटेड अब ये चीज न्यूज आई है तो हम लोग कुछ और भी बातें कर लेते हैं इसमें। देखिए, आपको पता है कि इंटरनेशनल इंटरनेशनल टाइगर फोरम, इसकी मीटिंग हुई थी पहली बार 2010 में। कहाँ पे हुई थी? सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में।
तो वहां पे कुछ टारगेट सेट किए गए थे कि हमें टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करना है। ठीक है, अब इसकी सेकंड मीटिंग हुई है 2022 में, अगेन व्लादिवोस्टोक में। ओके, अगेन रशिया में। ओके, तो हमने अपना डबल तो कर लिया है टाइगर पॉपुलेशन। ओके, और ये जो डबल करना था टाइगर पॉपुलेशन को, ये इनिशिएटिव किसका था? इट वाज द इनिशिएटिव ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, इसको डबल करना था हमें 2022 तक अंडर सेंट पीटर्सबर्ग टारगेट। ऑलराइट, एंड आपको जो याद रखना है कि नेपाल पहली कंट्री बना था जिसने अपनी पॉपुलेशन डबल की थी। अगर कल को प्रीलिम्स में स्टेटमेंट दिया जाए इंडिया बिकेम फर्स्ट कंट्री, नहीं, ऐसा नहीं है। पहली कंट्री नेपाल बना था। दो इंडिया ने भी अपना टारगेट 2018 में ही अचीव कर लिया था, डेट से 4 साल पहले। क्लियर? ये दो बातें आपको याद रखनी है इंपॉर्टेंटली। इसके अलावा ये जो टारगेट है, ये 13 टाइगर रेंज कंट्रीज पे अप्लाई होता है, और ये 13 टाइगर रेंज कंट्रीज आपको पूरी पता होना चाहिए। सबसे पहले ऊपर है रशिया, राइट, उसके नीचे है चाइना, फिर हमारे पास है नेपाल एंड भूटान। ऑलराइट, देन ऑफ कोर्स इंडिया। इसके बाद हमारे पास है बांग्लादेश। ठीक है, फिर बॉर्डर वाइज जाते जाइए, आगे म्यांमार आ जाएगा, फिर आईएमटी थाईलैंड है, तो म्यांमार के बाद हमारा थाईलैंड आ जाएगा। ऑलराइट, थाईलैंड के बाद वी हैव मलेशिया। ओके, देन हियर इज लाओस, कंबोडिया एंड अल्टीमेटली वियतनाम, और फिर इसके नीचे हमारे पास एक और आ जाएगा, इंडोनेशिया। राइट, तो 13 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ऑलराइट, दीज आर 13 टाइगर रेंज कंट्रीज। क्लियर? इसके अलावा मुझे और क्या बताना है? हाँ, इसके अलावा आपको काफी सारे डिक्लेरेशन जो होते रहते हैं, तो उसमें से कोई डिक्लेरेशन देख लेते हैं। कई बार यूपीएससी पीछे के 2-3 साल पीछे के भी करंट अफेयर हम लोगों से पूछ लेता है। तो फर्स्ट थिंग इज कि एक पेरिस डिक्लेरेशन जो न्यूज में रहता है। ठीक है, पेरिस डिक्लेरेशन है बाय इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ऑलराइट, सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन हम बात कर चुके हैं, 2022 का टारगेट जो था, तो ये टाइगर को लेकर है। उसके बाद एक और है बिश्केक डिक्लेरेशन। अब आप बताइए बिश्केक कहाँ की कैपिटल है? वैसे पता होगा आपको। ठीक है, ये है स्नो लेपर्ड के लिए। ओके, स्नो लेपर्ड के कंजर्वेशन के लिए। इसके बाद गांधीनगर डिक्लेरेशन। इसमें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछले 1-2 साल की करंट अफेयर में रहे हैं, तो अब आप अगर 24 में भी दोगे ना, तो कई बार थोड़ा पीछे जाके करंट अफेयर पूछ लेता है। गांधीनगर डिक्लेरेशन था माइग्रेटरी स्पीशीज के लिए। राइट, देन वी हैव न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन। दिस इज फॉर हॉल्टिंग डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए। देन देयर इज फ्लोरियानोपोलिस, फ्लोरियानोपोलिस डिक्लेरेशन। ये है अगेंस्ट कमर्शियल वेलिंग, कमर्शियल वेलिंग। राइट, देन लास्टली वी हैव कोलंबो डिक्लेरेशन। कोलंबो तो आपको पता ही है कहाँ है। ठीक है, ये है हमें डिक्रीज करना है नाइट्रोजन वेस्ट टू 50% बाय 2030। ऑलराइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन है जो आपको जानना जरूरी था। इसके अलावा एक लास्ट चीज और बस, ग्लोबल टाइगर फोरम, क्योंकि टाइगर की यहाँ पे न्यूज आई है, तो इसके बारे में हम जितना है सब कुछ जान लेते हैं डिटेल में। ठीक है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म है टाइगर रेंज कंट्रीज का, जो मैंने ऊपर आपको 13 कंट्रीज बताई है ना उनका। और ये बना था 1993 में फॉर टाइगर कंजर्वेशन। ये हर 3 साल में मीटिंग होती है इसकी। एंड इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए समझा इसको क्योंकि इसका हेडक्वार्टर हमारी ही न्यू दिल्ली में है। आई होप आप लोग दिल्ली न्यू दिल्ली में फर्क जानते हो ना, लाइक जैसे दिल्ली है हमारा, तो उसमें टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट, 7 जिले हैं इसमें, और उन 7 में से एक डिस्ट्रिक्ट है न्यू दिल्ली। ठीक है, जो कि हमारे इंडिया की एग्जैक्टली कैपिटल है। ऑलराइट, तो आई होप आप लोग जानते हो। एनीवे, चलिए, तो दिस इज अबाउट टाइगर फोरम। देन
एक लास्ट थिंग और बतानी है मुझे आपको, IBCA, दिस इज इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। देखिए सब चीजें अभी से कर लेंगे ना बेटर होगा, लास्ट के लिए मत छोड़ना कि लास्ट में हम जब प्रीलिम्स वाले मोड में आएंगे ना तब करेंगे ये सब। नहीं होते इतने फैक्ट्स याद उस टाइम। अगर साल भर पढ़ा है तो इजी रहेगा। तो ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है ना, ये 7 मेजर बिग कैट्स को टारगेट करता है। ओके। और इसमें टोटल 97 कंट्रीज पार्टनर है। तो ये 7 बिग कैट्स कौन सी हैं? टाइगर, लायन, लेपर्ड, और नॉट लेपर्ड बल्कि स्नो लेपर्ड, अरे स्नो लेपर्ड, पूमा, जागुआर, एंड ऑफ कोर्स स्नो लेपर्ड है तो लेपर्ड भी हो गई, जागुआर एंड चीता। ओके, तो हो गए 7, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो ये है हमारा IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। क्लियर यहाँ तक? चलिए वापस आते हैं अपने न्यूज़पेपर पे। तो यहाँ पर तो यही काम का था। इसके बाद ये जो साइंटिस्ट कह रहे हैं, देखिए आपको पता होगा कि एक गवर्नमेंट एक चीज लेकर आई थी, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है, GMP। यहाँ पे क्या था, बहुत सारे हमारे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस यहाँ पे एज अ सेलर रजिस्टर है, और गवर्नमेंट यहाँ पर रजिस्टर है एज अ बायर। राइट। तो इन लोगों की चीजें सेल हो सके इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक्सक्लूसिवली रखा हुआ है कि यहाँ पे सिर्फ हमारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो सेलर हैं वो रजिस्टर होंगे, और गवर्नमेंट यहाँ पे से बाय कर सकती है। तो यहाँ पे जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो कह रही है कि यहाँ से हम लोग जो बाय करते हैं ना, तो एकदम कुछ लमसम खरीदना है, कुछ सपोज बड़ी चीज है तो ठीक है। लेकिन जब हमें कुछ स्पेशल चीजें चाहिए होती है, ठीक है, लाइक कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स, तो यहाँ से खरीदना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद अगर हम यहाँ से खरीदते भी हैं तो क्वालिटी बहुत पुअर है यहाँ से, ठीक है, क्वालिटी वाइज बहुत पुअर है। तो फिर 2017 तक तो एग्जामेशन दे रखा था गवर्नमेंट ने कि हमें जो अपने साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं या हमारे जो रिसर्चर्स हैं उनको यहाँ से एग्जामेशन था कि जरूरी नहीं है आपको यहाँ से ही खरीदना हो। लेकिन 2017 के बाद से यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया कि आपको भी यहीं से खरीदना है। दो अभी भी उसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि आप बाहर से खरीदना तो खरीद लो, लेकिन आपको पहले ये जस्टिफाई करना होगा कि आपने यहाँ पे खरीदने की कोशिश की थी बट यहाँ पे आपको मिला नहीं प्रॉपर। ठीक है। तो ये देखिए, scientists say that mandatory procurement via GEM is a major stumbling block impeding the sourcing of equipment and material necessary for research. GEM process is useful for mass manufactured products, but it does not help in the procurement of specialty chemicals, niche biological products, and customized hardware and software. और तो ये इनका कहना है। उसके बाद यहाँ पे क्वालिटी को लेकर इन्होंने कहा है कि क्वालिटी अच्छी नहीं है और इसकी वजह से डिले होता है, क्योंकि अगर हम लोग ये कह भी दें कि चलिए हमें यहाँ पे नहीं मिला, तो पहले हमें शो करना होता है, प्रॉपर प्रूफ करना होता है कि हमें यहाँ नहीं मिला इसलिए हम कहीं और से बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो उस वजह से डिले हो जाती है इनकी रिसर्च में। दूसरा है, आपने श्रिम्प फार्मिंग के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो ये मैंग्रोव्स में बहुत अच्छे से थ्राइव करती है, और मैंग्रोव को भी लेके एक अलायंस साइन हुआ है, आपको पता होगा वो सब। चलिए मैं एनवायरमेंट में कराऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल मैं आपको आपके प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताना चाहता हूँ कि आप ये जान लें, अदर मैंग्रोव स्पीशीज बीइंग एक्सपेरिमेंटेड बाय श्रिम्प कल्टीवेटर इज, ये नाम आप पढ़ लेना बस एक बार, क्योंकि क्योंकि कई बार क्या है, इस तरह के 3 4 टर्म उठा के दे देता है एंड देन पूछता है ये क्या है। और कई बार कि ये मेडिसिन है किसी तरह की या ये बर्ड स्पीशीज है, तो ये एक्चुअली मैंग्रोव स्पीशीज है ये तीनों। तो इन तीनों के नाम आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लें। डिट्टो याद नहीं होंगे क्योंकि उनके साइंटिफिक नेम लिखे हैं, बट एक नजर में रहेगा तो वहां पे रिकॉल कर पाओगे। और उसी तरह फिश स्पीशीज दिए हैं यहाँ पर कुछ, टाइगर प्रॉन, चापरा चिंगरी एंड गोल्डा चिंगरी। ठीक है, तो बस ये आप अपने नोट्स में रखें, प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, मैंने आपको कॉर्ड समिट वगैरह पढ़ाया है, मतलब ऑस्ट्रेलिया जनरली क्या है, वॉर और इस टाइप की चीजों में आता नहीं है, मिलिट्री पे भी ज्यादा खर्च नहीं करता है। बट यहाँ पे अब यूएसए हेल्प कर रहा है ऑस्ट्रेलिया टू डेवलप इट्स गाइडेड मिसाइल। क्यों? ऑल बिकॉज ऑफ चाइनाज एग्रेशन इन पैसिफिक। और मैंने आज सुबह आपको जब इलेक्ट्रल फंडिंग पढ़ा था तब मैंने बताया भी था कि ऑस्ट्रेलिया ने, ये चाइनीज कंपनीज बहुत पॉलिटिकल फंडिंग दे रही थी और ऑस्ट्रेलिया की पॉलिटी में इंटरफेरेंस कर रही थी, तो ऑस्ट्रेलिया ने अल्टीमेटली फॉरेन फंडिंग बंद कर दी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को, और इंडिया ने उल्टा अलाउ कर दिए 2017 में। एनीवे,
चलिए यहाँ पर नाइजर में जो कूप हुआ है अभी, पहले तो नाइजर की कैपिटल क्या है? नियामे। ठीक है, अब ये कूप आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था कि जो प्रेसिडेंट थे, इन्हीं की जो बॉडी गार्ड्स होते हैं, तो उसी में से जो बॉडी गार्ड इनको प्रोटेक्ट करने वाली जो एजेंसी थी, उसी के जो जनरल थे, उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया दैट नाउ आई एम द लीडर ऑफ द कंट्री। ठीक है, और जो जनरल आर्मी थी जो बॉर्डर्स पे रहती है, उन्होंने भी कहा देखिए हम ब्लड बात नहीं चाहते कंट्री में, इसलिए फिलहाल हम जो भी हो रहा है सपोर्ट कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो और ये जो प्रेसिडेंट था इसको हाउस अरेस्ट कर लिया है। तो अब अफ्रीकन यूनियन एंड यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि आप 15 दिन के अंदर डेमोक्रेसी रीस्टेब्लिश कीजिए, नहीं तो फिर हम लोग सैंक्शन के बारे में सोचेंगे। ऑलराइट, तो एक तो इसकी कैपिटल मुझे आपको बताना जरूरी है, दूसरा इसकी आप मैप लोकेशन खुद से देख लेंगे। और इस बार भी उसने पूछा था सोमालिया से रिलेटेड क्वेश्चन कि कहाँ पर एथनिक वायलेंस काफी डेकेड से चल रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये भी याद रखिए, सिर्फ नाइजर ही नहीं, नाइजर के नेबर में माली एंड बुर्किना फासो, यहाँ पर भी कूप हो चुके हैं। ऑलराइट, तो इन कंट्रीज में जब कूप होते हैं तो ये न्यूज के लिए बन जाती है, तो कई बार वो कंट्री से नाम देकर ही पूछ लेता है सिंपल कि किस लिए न्यूज में थे, तो यहाँ पे कूप हुआ है अभी। ठीक है, मिलिट्री को मतलब इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया गया है। और प्लास्टिक पोल्यूशन, देखिए इस आर्टिकल में तो प्लास्टिक पोल्यूशन में कुछ काम का नहीं है, लेकिन मैं इसको आपको डिटेल में जरूर लूंगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली माइक्रो प्लास्टिक्स। और ये मेंस में आपका पूरा आएगा थॉरो कवरेज के साथ। टीवी पे भी मैं अभी अभी थोड़ी देर में ही आपको एक फुल मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर अपलोड हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीबी को लेके कि क्या स्टेटस है, हम लोगों ने क्या मेजर्स लिए हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर बाद ही टीवी पे आपको फुल फ्लेजेड लेक्चर मिलेगा। बाकी मैं आपको यहाँ पे जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि एक नई कोशिश की जा रही है कि नए तरीके के ट्रीटमेंट की, तो उसमें हम लोग 3 ड्रग्स यूज कर रहे हैं, पेडाक्विलिन, प्रेटोमेनेट एंड लाइनसोलिड। उसी पे बेस, तीनों मेडिसिन पे बेस इसका नाम रखा गया है ट्रीटमेंट का, BPAL। इसमें एक फायदा ये है कि यहाँ पे ट्रीटमेंट सिर्फ 26 हफ्ते चलता है। ठीक है, जबकि जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है जो अभी कर रहे जो यूज होता है, उसमें आपको रोजाना 8 से 9 टेबलेट खानी पड़ती है, वो भी 18 महीने तक, 1.5 साल के लिए। जबकि यहाँ पे 26 वीक में हो जाएगा ट्रीटमेंट। ठीक है, और इसमें आपको सिर्फ कंज्यूम करनी पड़ेगी 500 टैबलेट, जबकि उस ट्रेडिशनल मेथड में आपको ऑलमोस्ट 4,500 टैबलेट खानी पड़ती है 18 महीने तक। ऑलराइट, इसके बाद यहाँ पे ट्रीटमेंट का एडहेरेंस भी काफी हाई है और आउटकम भी बहुत अच्छे आए। एंड दिस मेथड इज ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय WHO, दो इंडिया इज येट टू रोल आउट दिस। ओके, 2025 तक हमें एलिमिनेट करना है टीबी, ये हमारा टारगेट सेट किया है हमने। क्योर रेट देखा जाए इसका तो 85% है, जबकि जो ट्रेडिशनल मेथड अभी यूज हो रहा है उसमें क्योर रेट है 60 to 65%। इंडिया ने अप्रूव नहीं किया है, बट स्टिल इंडिया ने जो ट्रायल्स कंडक्ट किए थे उसमें इसने कहा है कि इट्स सेफ मेथड है। तो टीबी पे अभी आपको थोड़ी देर में पूरा लेक्चर मिल जाएगा, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। डेंगू पे अगेन मैं डिटेल लेक्चर करूंगा, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन बाद। ठीक है, अभी मैं ऑलरेडी दूसरी लिस्ट तैयार कर रखी है मैंने जो मुझे टॉपिक्स कराने हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। डेंगू फीवर, एक तो सबसे पहली बात वायरल है, वायरल फीवर है कि वायरस से होता है। और ये टीबी किससे होता है? टीबी, इज इट वायरल फीवर? नो, it is bacterial. Okay, it is bacterial fever, but dengue is a viral fever. All right, so dengue fever is infectious disease. DNV is a RNA virus of Flaviviridae family with 4 stereotype. इसके 4 stereotypes होते हैं। अगर आपका एक से इन्फेक्शन हो गया है तो आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाएगी इस पर्टिकुलर टाइप के लिए, बट सब्सिक्वेंटली आपको दूसरे जो स्टीरियोटाइप्स हैं, सॉरी सेरोटाइप्स हैं, उनसे इन्फेक्शन होने के चांसेस फिर भी रहते हैं और बहुत लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है फिर। Now there is no specific antiviral treatment for dengue. Prevention lies on controlling mosquito population and raising public awareness. अब आ गए हैं हम लोग यहाँ पे सेमीकंडक्टर की बात पे, चिप एंड सेमीकंडक्टर। तो इस पे मेंस का डिटेल लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आपने सब देखा होगा अगर, तो अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे जो भी दिया है वो सब हमने डिस्कस किया है। अब आपको ये आर्टिकल समझने में बहुत आसानी होगी। और वैसे मैंने आपसे खुद कहा है कि जब आप वो मेंस का लेक्चर देख लेते हैं, एक बार अच्छे से अपने नोट्स बना लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको यहाँ पे डेली डेली नहीं पढ़ना पड़ता है। लेकिन फिर भी आपके मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए मैं एक बार फिर भी इसको रीड करूंगा, आप खुद देख लेंगे कि हमने जितना आर्टिकल में सब डिस्कस किया वही सब बातें यहाँ पर वापस से रिपीट होती हैं। ओके, सो this requires a long-term strategy as the sector is capital intensive. It involves sizable cost in setting up fabrication unit,
आप स्केलिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड इक्विपमेंट्स एंड पुशिंग रिसर्च। जेस्टेशन पीरियड ही बहुत लंबा होता है। अगर आज मैं चिप की फैक्ट्री सेटअप करता हूँ तो करीब 3 साल लगेंगे पहला प्रोडक्ट मार्केट में आने में। ऑलराइट, returns from the investment are not immediate as setting up design and fabrication unit involves long gestation period. ठीक है, it takes up to 2 to 3 years before the first product is out and chip designing requires high investment. उसके अलावा चिपसेट जो है वो डे बाय डे स्मॉलर बनते जा रहे हैं, इनकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट चेंज होती जा रही है। तो अब अगर मैं 3 साल एक चिप पे वर्क करता हूँ और 3 साल में काफी कुछ चेंज आता है, लोग और माइन एडवांस एंड छोटी चिप्स बनाने लगे, तो फिर ये चिप्स का मैं क्या करूंगा बना के। राइट, इसलिए लोग ज्यादा इनमें क्या लंबा जेस्टेशन पीरियड होने की वजह से हमें इसके लिए ना इन्वेस्टर नहीं मिल पाते हैं। फिर उनको लगता है आज हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, ये चिप डिजाइन करेंगे सपोज मोर देन 100 mm की, और उसके बाद ऑलरेडी वर्क चल रहा है लेस देन इवन लेस देन 2 mm की चिप्स का भी उस पर वर्क चल रहा है एडवांस चिप्स पे यूएसए वगैरह में। तो अगर ये चीजें मार्केट में ज्यादा आ जाती है तो फिर इनका क्या करना है। और रही बात इंडिया की, तो ये भी हम बात कर चुके हैं अपने लेक्चर में। वी हैव हाईली स्किल्ड टैलेंट पूल ऑफ सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर्स। यहाँ पे डिजाइन की बात हो रही है। डिजाइनिंग में इंडिया के पास एक्सपीरियंस है लेकिन फैब्रिकेशन में नहीं है। Indian engineers who make up to 20% of world's workforce. About 2,000 integrated circuits and chips are designed in India every year. Global players like Intel, Micron, and Qualcomm, they have research and development center in India also. ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि इंडिया ओन्स ए मच स्मॉलर पोर्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटिंग टू डिजाइन। हम डिजाइन तो कर रहे हैं, बहुत सारी चिप्स हमारे यहाँ से आ भी रही हैं, बट इन पे कोई हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है। मतलब ये दूर से दे रहे हैं हमें, हम बस डिजाइन बना के दे देते हैं, हम खुद से कुछ नहीं कर पा रहे हैं इसमें। तो इसी के लिए एक स्कीम लॉन्च की गवर्नमेंट ने, डीएलआई, डिजाइन लिंक इंसेंटिव फॉर चिप डिजाइनिंग, इंट्रोड्यूस्ड इन December 2021। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये ऑलमोस्ट 50% जो आपका खर्चा है रिसर्च पे वो आपको दोबारा दे दिया जाता है। 50% हो या 15 करोड़ हो पर एप्लीकेशन। ऑलराइट, तो ये बातें हम कर चुके हैं सारी मेंस के लेक्चर। मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ रीड करके इसलिए दिखाई ताकि अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो आपको वो बिलीव डेवलप हो सके कि हम मेंस में जो कवर कर रहे हैं वही चीजें न्यूज़पेपर में बार बार आती हैं। इसलिए न्यूज़पेपर को मैं कंसोलिडेट करने की कोशिश करता हूँ, पहले एक हफ्ते तक ये चीजें आने दो, फिर हम उस पर मेंस का लेक्चर प्रिपेयर करते हैं। तो जो चीज अगर मैं यहाँ पे स्किप भी कर रहा हूँ ना, तो वो मतलब सेपरेटली मेंस में आ जाएगी, लेकिन आपका कुछ भी छूटेगा नहीं, ना प्रीलिम्स में ना मेंस में। अब ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक ह्यूमन चैलेंज स्टडीज, इसको याद रखिए। आईसीएमआर बायोएथिक्स यूनिट, जस्ट ICMR bioethics unit posted consensus policy statement for ethical conduct of controlled human infection studies, also known as human challenge units। तो अब ये है क्या? हम लोग हमेशा से सुनते आए क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है ड्रग्स का, क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, ओब्वियसली होता ही है, तभी तो पता चलती है कि ड्रग कितनी उसकी एफिकेसी क्या है, कितनी एफिशिएंट है बॉडी में। तो ये इनको हम जो कहते थे क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक है, यहाँ पे आप दवाई वगैरह का टेस्ट करते हो कि शरीर में जाके किस तरह काम कर रही है। उसी तरीके से ह्यूमन चैलेंज स्टडीज में क्या होगा, आपको डिजीज के लिए ही डायरेक्ट एक्सपोज किया जाएगा, ठीक है, और फिर देखा जाएगा कि ये डिजीज किस तरीके से फैल रहा है, क्या हो रहा है इसमें, किस तरह से बॉडी रिस्पॉन्ड करती है नॉन, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो कि कंपेयर टू दीज क्लिनिकल ट्रायल्स ये ह्यूमन चैलेंज स्टडीज ज्यादा रिस्की होगा, ठीक है। Human challenge studies in which human beings are exposed to disease to learn more about it। आपको deliberately disease दी जाती है। यहाँ पे हम दवाई की टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिजीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया हैज नॉट अंडरटेकन सच ट्रायल्स बिफोर, बट अब हम लोग ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। नाउ since many infectious diseases are endemic in several developing countries and resistance to existing drugs is increasing, there is a pressing need to find more effective medical intervention। अब अगर आपको और बेहतर दवाई बनानी है तो पहले आपको उस दवाई और उस बीमारी को ही अच्छे से स्टडी करने की जरूरत है, इसीलिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जा रहा है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनेगा प्रीलिम्स में। तो दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए, क्लिनिकल ट्रायल्स जो अभी चल रहे हैं और ये जो नए वाले आ रहे हैं, ठीक है। तो पहला डिफरेंस है नेचर ऑफ एक्सपोजर टू पैथोजेंस बाय पार्टिसिपेंट्स। उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें सारे सेफ्टी मेजर्स लेकर हम लोग सिर्फ
ड्रग्स को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। While participants in traditional clinical trials are strongly advised to adopt and adhere to safety measures to avoid getting infected, वहां पे आप इन्फेक्ट ना हो ये सेफ्टी इंश्योर की जा रही है। बट यहाँ पर volunteers in human challenge study are deliberately exposed to disease causing pathogens. Alright, ये पहला डिफरेंस है। सेकेंड, the second major difference is that traditional clinical trials are undertaken to study safety and efficacy of drugs, जो ट्रेडिशनल अभी हो रही है, whereas human challenge studies are carried out to understand the various facets of infection and disease pathogens besides selecting the best candidate drug or vaccine. यहाँ पे भी हम ये तो चूज करेंगे कि अल्टीमेटली हमें इस डिजीज या इन्फेक्शन थ्रू वैक्सीन क्या देनी है, लेकिन उससे पहले हम उस डिजीज को स्टडी करेंगे ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करके। तो वो हो गया सेकेंड डिफरेंस। थर्ड, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द कैंडिडेट ड्रग्स और वैक्सीन्स आर नॉट नोन इन बोथ द स्टडीज। Volunteers in human challenge trial face an additional risk. Finally, human challenge studies are often undertaken to study less deadly disease like influenza, dengue, typhoid, cholera, malaria, unlike in traditional clinical studies. इस चैलेंज में हम लोग ज्यादा डेडली डिजीज स्टडी नहीं कर सकते वरना इंसान बचेगा ही नहीं। जबकि वहां जब ड्रग्स के लिए हम क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं तो हम कैंसर की दवाइयों की एफिकेसी चेक करते हैं। ऑलराइट, वो डेडली डिजीज पे होता है, इसमें डेडली डिजीज पे नहीं होगा। तो ये चार मेजर डिफरेंस हैं जो आपको प्रीलिम्स में स्टेटमेंट की फॉर्म में देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से पढ़ लें इसको। और क्या काम की बात है इसमें, तो व्हाट मेक ह्यूमन चैलेंज स्टडीज एथिकली मोर चैलेंजिंग। अब देखिए ऐसे में जहां आप ह्यूमन लाइफ को रिस्क पे डालते हैं तो ऑब्वियसली एथिक्स की बात तो आती है वहां पर। The participants in human challenge trial are deliberately exposed to a disease-causing pathogen and makes it ethically more challenging. अब इसमें किस तरह के लोगों को लिया जाएगा ट्रायल के लिए, तो ओनली हेल्थी इंडिविजुअल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 45, प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर्स या जो प्लानिंग कर रहे हो कि हमें 1 साल में पेरेंट्स बनना है, दे वोंट बी एनरोल्ड। चिल्ड्रंस को इंक्लूड किया जाएगा जब अप्रोप्रिएट माना जाए उन्हें कि हाँ ये लायक हैं, इन्हें दिया जा सकता है। सेकेंड, पार्टिसिपेंट विद प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस आर टू बी एक्सक्लूडेड। अब इस तरह के स्टेटमेंट्स यूपीएससी आपको घुमा देता है। आप सोचोगे कि अच्छा बीमार शरीर पे ही तो हम चेक कर पाएंगे, नहीं, जिनको पहले से कोई मेडिकल कंडीशंस हैं, कोई मेडिकल हिस्ट्री है, उनको नहीं लिया जाएगा। नाउ डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा एनरोलमेंट करने से पहले। और रही बात पेमेंट की, तो ये मेंशन की जाएगी कंसेंट फॉर्म जो आप भरोगे अपने कंसेंट से, ओके। और इसमें पेमेंट एग्जैक्टली कितनी दी जाएगी ये रिवील किया जाएगा ओनली जब आप अपना कंसेंट दे दोगे कि मैं वॉलंटियर बनने को रेडी हूँ। Then, given the riskier nature of human challenge trials and the compulsion to get people enrolled in new research, एचपीवी वैक्सीन ट्रायल हुए थे 2010 में, वो काफी नोटोरियस, काफी बदनाम रहे थे क्योंकि इन्फॉर्म्ड कंसेंट को बहुत ही वायलेट किया गया था। मतलब कई अनपढ़ लोगों को जबरदस्ती ऐसे ही अंगूठा लगवा दिया गया, उन्हें पता ही नहीं है कि हमसे किस चीज का कंसेंट मांगा जा रहा है। इवन अभी रिसेंटली कोवैक्सीन ट्रायल के टाइम भी भोपाल में ये हुआ था। तो दैट्स अबाउट दिस प्रोजेक्ट। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था आज के पेपर में। इसके अलावा यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अपने इन्वेस्टर से कि आप अपने इन्वेस्टमेंट तेजी से कीजिए इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इंडिया, आप कह सकते हैं फ्यूचरिस्टिक एरियाज हैं जिसमें हम लीप फ्रॉग करना चाहते हैं फ्रॉम डेवलपिंग टू डेवलप कंट्री। जनरेटिव एआई, हाइड्रोजन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, दीज आर आइडेंटिफाइड एज ग्रोथ एरियाज फॉर इंडिया। अच्छा, मैंने आपसे जब टाइगर की बात की तो मैं एक बात और करना चाहूंगा उसमें। हाँ, इनके आईयूसीएन स्टेटस भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, तो बंगाल टाइगर की जब हम बात करते हैं तो ये हमारा एंडेंजर्ड है। उसके बाद बाली टाइगर, जावन टाइगर एंड कैस्पियन टाइगर, ये तीनों एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो बीजेसी, तीनों एक्सटिंक्ट हो गए, बाली, जावा एंड कैस्पियन। लेकिन सुमात्रन टाइगर एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है। तो उसी तरह से एक मलयन टाइगर भी है और सुमात्रन टाइगर भी है। ये दोनों क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। तो ये आईयूसीएन स्टेटस याद रखिएगा एग्जाम के लिए, आपके काम आएगा।
ओके, सो दैट्स इट अबाउट द हिंदू। सबसे इम्पोर्टेंट तो वो ह्यूमन प्रोजेक्ट ही था जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। और टीवी पे मैं अभी आपको एक सेपरेट लेक्चर देने वाला हूँ फ्रॉम आ मेन सीरीज। वो आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सुबह हमने एक लेक्चर प्रिपेयर किया, अपलोड किया है ऑन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, एंड इलेक्ट्रल फंडिंग को लेके भी उसको ज़रूर देखिएगा प्लीज़, क्योंकि जो भी करवा रहा हूँ मैं वो करंट अफेयर में ही आपका न्यूज़पेपर में आता रहता है। और अगर वो मुझे मेन से रेलेवेंट लगता है तो मैं उसको फिर डिटेल में कराता हूँ आपको। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे लग रहे हो लेक्चर्स, एंड आप अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट देख पा रहे हो। बाकी आप लोग के फीडबैक तो मुझे सच कोई ज़्यादा मिलते नहीं है, तो मैं कुछ जानता नहीं अभी, बट लेट्स सी। आई होप it's helpful to you. Anyway, thanks for joining this session. Take care and keep learning.